इंसानी जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इसकी शिद्दत को महसूस करता है। जदीद तर्ज जिंदगी ने नाक कान गले के अमराज में इजाफा कर दिया है। इसी पर और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में माहिर अमराज से नाक कान गला डॉक्टर जवाद अहमद, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। वालेकुम सलाम। आगाज से शीरखार बच्चों से करते हैं क्योंकि ये अलामात उनमें इतनी ऑब्वियस नहीं होती, पता नहीं चल पाता। उसके बाद मजीद इसको सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। बताइए बच्चों में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए इन अमराज को? छोटे बच्चों में खास तौर पे नाक की एलर्जी और सुनने के मसाइल अक्सर देखने में मिलते हैं। उमूमन वालिदैन इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये होता है कि छोटे बच्चे जब माँ बाप की आवाज़ पर कोई तवज्जो नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, किसी किस्म की आवाज़ पर कोई इनका जिस्म का हिस्सा हरकत नहीं करता, तो माँ बाप को फिर एहसास होता है कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वालिदैन को चाहिए जब इस किस्म की कोई ऐसी बात उनको महसूस होती है तो फ़ौरन ENT स्पेशलिस्ट जो भी उनके घर के पास मौजूद है उससे रब्ता करें। आजकल ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जिनके ज़रिए एक माँ के बच्चे में भी पता चलाया जा सकता है कि कान में समात मौजूद है या नहीं है। छोटे बच्चों में नाक की एलर्जी भी कामन है। इसके अलावा कान के मुख्तलिफ मसले मसाइल जिसमें कान में दर्द होना, कान के पीछे पानी का इकट्ठा होना, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं सुन पा रहा होता और अक्सर बच्चा क्या अपना हाथ कान पे मारता रहता है, रात को रोता है तो वालिदैन समझते हैं इसको कोई और मसला है। उमन उसमें मसला कान में होता है जिसमें कान में पानी होता है। बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे दर्द है, वो अपनी हरकतों से बताता है कि मुझे कोई ना कोई मसला दरपेश है। अच्छा, साथ ही ऐसे मामला जिनमें बच्चे के ऑपरेशन की नौबत आए तो पेरेंट्स के जहन में होता है कि छोटा बच्चा है, इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ज़रा सस्टेन कर जाए तो फिर बाद में हम ये ऑपरेट करवा लेंगे। इस मामले में आपकी एडवाइस क्या है? देखिए, अब दुनिया ने जिस तरह बाकी जगहों में साइंस में तरक्की की है, मेडिकल साइंस में भी चीज़ें बहुत ऊपर चली गई हैं। छोटे बच्चों में भी हर किस्म का ऑपरेशन मुमकिन है। अमूमन छोटे बच्चों में कान के अंदर पानी के इकट्ठे होने का एक मसला आता है। इन छोटे बच्चों में हम एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है और कान के पर्दे में एक छोटा सा सुराख करके एक ट्यूब डाल दी जाती है जो 6 से 8 माह तक काम करती है और ख़ुद ब खुद निकल जाती है। इसके अलावा इन बच्चों में बाज़ का जो मुकम्मल तौर पे सुनाई जिनमें समात नहीं होती, हमें मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा और इनमें किसी किस्म का हेयरिंग एड भी नहीं लगाया जा सकता। तो बजाय उस बच्चे को हम एक गूंगा और बहरा बनने दें, उन बच्चों में हम छोटा सा एक ऑपरेशन करते हैं और इसका अंदरूनी कान के अंदर एक आला लगा दिया जाता है जिससे ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सुनने के काबिल हो जाता है। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा कि पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि नाक कान गले इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है और फिर इस हवाले से बड़ों में किस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं? कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि नाक कान और गला आपस में एक ट्यूब जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं उसके ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। इन तीनों का आपस में ताल्लुक है। इन तीनों में से अगर कोई एक भी अज़ू ख़राब होगा तो दूसरा अज़ू खुद ब खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर नाक की बीमारी होगी तो उमूमन ऐसा होता है कि गला भी साथ ख़राब हो जाता है और वही इन्फेक्शन इसी ट्यूब के ज़रिए कान में भी चला जाता है। बड़ों में ख़ास तौर पर कान से पानी आना या कान से पीप आना या कान का रिसने की बीमारी बहुत कामन होती है। इसका वक्त पे इलाज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पानी उसी सूरत में आता है जब कान के पर्दे में सुराख होता है। अगर ये पीप आना बंद नहीं होगी तो ये सुराख भी बंद नहीं होगा और एक सुनाई मुस्तकिल तौर पे कमज़ोर रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अब वो आदतें या वो खामियां जो हम पाकिस्तानियों में बिलखुसूस कॉमन है जिनकी वजह से पेशेंट्स आप तक पहुंचते हैं ENT में, कान के मामलात और गले के मामलात में, वो क्या ऐसा हमारा लिविंग स्टाइल है जिसमें वो खामी है जिसकी वजह से वो अमराज या बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं? एक्चुअली बहुत से लोगों को आदत होती है कि बिला ज़रूरत बिला वजह कान के अंदर कॉटन बड और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल, ये चीज़ें कान के पर्दे को इन्फेक्शन भी पैदा करती हैं। इसके अलावा कान के पर्दे को डैमेज भी करती हैं। इसके अलावा बाज़ लोग जैसे गंदे पानी में नहाना या मुनासिब स्विमिंग पूल में नहाना, उसकी वजह से भी पानी कान के अंदर चला जाता है जो कान के पर्दे में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसका सद्जवाब ज़रूरी है। इसके अलावा छोटे बच्चों में ख़ास तौर पर जंक फूड का इस्तेमाल, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो दांतों के ऊपर एक पतली सी केमिकल की तह बिछा देती हैं। बच्चे जितने मर्जी टूथब्रश कर लें इससे साफ़ नहीं होती। इन बच्चों में ये चीज़ें एक माहौल पैदा करती हैं कि जरासीम बार बार एक्ट करते हैं और बच्चों के गले बार बार ख़राब होते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये पॉलन एलर्जी जो है वो किस तरह से नाक कान गले पे असर डालती है और दूसरा ये नेज़ल एलर्जी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, नाक की एलर्जी में बेसिकली नाक से छींके आना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना और नाक में मुख्तलिफ किस्म के गदूद का बन जाना एक आम है।
ये अमूमन इस हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ये मार्च अप्रैल के महीनों में और इसके अलावा अगस्त सितंबर के महीनों में ये चीज़ देखने को मिलती है। कि नाक की एलर्जी में नाक अंदर से हसास हो जाती है, नाक की जल्द तब्दील हो जाती है और किसी भी सूरत में जब से ही कोई एलर्जी का कुछ सामना होता है तो उसी वक्त नाक में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये नेजल एलर्जी का इलाज कैसे होगा, क्योंकि बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि एलर्जीज का इलाज नहीं है, तो इसका तदारुक कैसे होगा, इन्हें खत्म कैसे करेंगे हम? देखिए, नाक की एलर्जी बेसिकली कुव्वत मज़ामत में कमी से है, ऑपरेशन इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन के जरिए एलर्जी ठीक नहीं होती है, या तो इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, मगर वैक्सीनेशन भी वो जब आप एक एलर्जी का आपको पता चल जाए कि वाकई एक एलर्जी मौजूद है और उसके अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है, फिर तो वैक्सीन का फ़ायदा है, मगर जनरल वैक्सीनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आजकल ऐसी दवाइयाँ और नाक के स्प्रे मौजूद हैं जिसकी वजह से नाक की एलर्जी में जितनी अलामात हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है और नाक की एलर्जी में जितनी अलामात है उसका एक सदेबाब मुमकिन है। अगर नाक की एलर्जी का हम इलाज नहीं करेंगे तो इसके साथ मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन पैदा होने का खतरा होता है, जैसे कान में पानी का चला जाना, कान से पीप का रिसना शुरू कर देना और नाक में खदूद का बढ़ जाना। बाज़ का नाक में खदूद इतने बढ़ जाते हैं कि आंखों के गिर्द और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ENT के अमराज क्या मौरूसी भी होते हैं और ये जीन्स में भी होते हैं? देखें, टॉन्सिल्स के या ये चीज़ें तो मौरूसी नहीं होती, मगर नाक की एलर्जी ये मौरूसी ज़रूर होती है। अगर माँ बाप में से किसी को एलर्जी है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके आने वाली जो नस्ल है उसमें ये ट्रांसफ़र हो। अच्छा, ऐसे अमराज में हमने एक बदकिस्मती से कि मामूल की प्रैक्टिस देखी है कि सेल्फ मेडिकेशन और उसके साइड इफेक्ट से लोग इतने अवेयर नहीं होते, उनको बज़ाहिर वक्ती फ़ायदा नज़र आता है और वो उसके आदी हो जाते हैं। इस पर बताइए। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। बहुत सी दवाइयाँ जिनके मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स होते हैं, डॉक्टर या स्पेशलिस्ट का काम उस दवाई को अपने डोज के हिसाब से एडजस्ट करना है। डोज तो दवाई के ऊपर भी लिखी जाती है, स्पेशलिस्ट का काम ये होता है कि मरीज़ की बीमारी और उसकी अलामात के मुताबिक उस डोज को एडजस्ट करे जो मरीज़ के लिए नुकसानदेह ना हो। बहुत से लोग दवाइयों से एलर्जिक होते हैं, वो जब दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके एक साइड इफेक्ट्स या एक क्राइसिस में चले जाते हैं। वो अच्छी चीज़ नहीं है, डॉक्टर से मशवरे के बगैर नहीं काम। अच्छा, क्या ये नाक कान गले की बीमारियां मौरूसी या पैदाइशी भी होती हैं? जी बिल्कुल, नाक की एलर्जी ज़रूर मौरूसी होती है। अगर माँ या बाप में से किसी को एलर्जी हो तो ये ज़रूर अगली नस्ल में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है कि आने वाले कोई ना कोई एक बच्चे में ये एलर्जी मिल जाती है। अच्छा, ये सिगरेट गुटके का इस्तेमाल जो है जी, ये कितना मुज़िर है नाक कान गले के लिए? देखें, सिगरेट का इस्तेमाल नाक कान गले के लिए अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे सिगरेट नाक की एलर्जी को भी बढ़ा देती है। इसके अलावा गले का कैंसर सिगरेट के इस्तेमाल के साथ बहुत कॉमन है। नस्वार गुटके का इस्तेमाल ये मुंह का कैंसर भी पैदा करता है और इसमें ये हमें बाज़ का ये कैंसर इतना बड़ा हुआ हमें मिलता है कि हमें जबड़े का आधा हिस्सा निकालना भी पड़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चाइना समेत दुनिया के कई ममालिक में गर्म पानी का या कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाता है, जो गले की सफाई या नेज़ल प्रॉब्लम से भी ज़्यादातर उनका ख्याल है कि सिक्योर करता है। हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में वो क्या आदत अपना सकते हैं कि जिससे गले के अमराज, नाक के अमराज कम हो सके? देखिए, गर्म पानी का इस्तेमाल अच्छा है, बुरा नहीं है। चाइनीज़ ने अगर किया है तो वाकई उन्होंने कुछ बेहतरी की है। गर्म पानी बेसिकली हॉट फर्मेंटिंग इफेक्ट रखता है। जब नाक गले के अंदर सूजन हो गई या टॉन्सिल्स होते हैं तो ये गर्म पानी का इस्तेमाल या गर्म कावा या गर्म चाय का इस्तेमाल गले को अंदर से नरम करता है, दर्द भी कम होती है और सूजन भी कम हो जाती है। अच्छा, बच्चों में एक हैबिट्स हो जाती हैं, कभी चुसनी का बहुत अरसे तक इस्तेमाल या उनकी डाइट का एक बैलेंस कहीं मुख्तलिफ जगहों पर अगर आउट होता है, उसमें का आप रहनुमाई क्या करेंगे कि बच्चे का गला सही रहे, खासतौर पे उसके वोकल कॉर्ड्स फ्यूचर में ठीक रहें? चूसने का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हम उमूमन वालिदैन को मना करते हैं कि इस्तेमाल ना करें। खासतौर पर नाक कान गले की बीमारियाँ इससे कॉमन होती हैं। बच्चा जब चूसने का इस्तेमाल करता है तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया था यूस्टेशन ट्यूब का, ये ट्यूब नाक कान गले को आपस में जोड़ती है। इसके जरिए मिल्क या गले का इन्फेक्शन कान के अंदर जाने का खतरा होता है। उमूमन ऐसे बच्चों में कान की बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं जो चूसने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा दांतों की शक्ल, दांतों की शेप भी इसके साथ डिस्टर्ब होती है। बच्चों के बाद में बच्चों को फिर डेंटिस्ट के बाद जाके डेंचर्स और दूसरी चीज़ें लगवानी पड़ जाती हैं। अच्छा जवाद साहब, ये हमने देखा है अक्सर कि नाक कान गले की जो बीमारियां होती हैं इसके इलाज के लिए खुद कोई बंदा जो है वो स्टोर्स पे चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे, वहाँ से दवाइयाँ ले ली है, किसी ने बता दिया कि जी आप जाके फला जो है वो मेडिसिन ले लें। ये किस हद तक खतरनाक है कि आपने डॉक्टर से रुजू ही नहीं किया इस हवाले से? देखिए, जो नाक कान गले की दवाइयाँ हैं वो एक मखसूस दवाइयाँ हैं,
वो आम दवाइयों से या आम मेडिसिन की दवाइयों से मुख्तलिफ हैं। उसमें कान के कतरे और नाक के ड्रॉप्स भी, नाक के स्प्रे भी शामिल, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम जब देते हैं किसी मरीज़ को तो उसकी अलामत के मुताबिक देखते हैं, उसको डोज एडजस्ट करते हैं और उसको एक वक्त बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से स्प्रेज ऐसे हैं जिनका एक रीबाउंस फिनोमेना होता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि वो पहले तो एक्ट करते हैं, उसके बाद उनका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत से पेशेंट्स उस वक्त पहुंचते हैं जब वो फुटपाथ के अताई डॉक्टरों के हाथों अजाब में मुब्तला हो चुके होते हैं, मरज़ बुरी तरह ख़राब हो चुका होता है, फिर वो मसीहाई के लिए आपके पास पहुंचते हैं। ऐसे पेशेंट्स की तादाद कितनी और उन्हें किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, हमारे पास अगर हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमारे पास 40% लोग ऐसे ही आते हैं जो पहले मुख्तलिफ अताई डॉक्टरों से या आगे पीछे से ट्रीट होकर आते हैं, फिर हम उनका एक इलाज शुरू करते हैं। मगर बड़े शहरों में ऐसी चीज़ नहीं है। बड़े शहरों में तो ये है कि चलें एक अवेयरनेस है, छोटे क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मगर छोटे शहरों में ये चीज़ बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब, आम तौर पर कान की सफाई के लिए मुख्तलिफ ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, गर्म तेल डाल दिया जाए, कुछ हिकमत के ऐसे टोटके हैं जो कहा जाता है कि अप्लाई कर लिए जाए, उससे कोई नुकसान नहीं होता। किन के इफेक्ट्स ठीक हैं और कौन से गलत हैं? देखिए, कान में हम सिर्फ एक ही तेल का इस्तेमाल खास तौर पे जैतून का तेल का कहते हैं, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम होती है, गाढ़ा नहीं होता, जमता नहीं है अंदर। वो भी सिर्फ उस सूरत में हम कहते हैं जब कान के अंदर मैल हो, ताकि मैल को नरम करने के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि हम मैल को आराम से निकाल सकें। इसके अलावा कान के दर्द में और किसी भी बीमारी में किसी भी टोने टोटे का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। वो कान को बजाय ठीक करने के कान को खराब करें। डॉक्टर साहब, आप महसूस कर रहे होंगे, ज़िया आपसे सवाल कर रहे हैं तो कहीं कहीं उनको थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम भी आ रही है। हमारे शोबे के लोगों के लिए, जिसमें गला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गले को साफ रखना, आवाज़ को ठीक रखना, उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, ये खास तौर पर टीचर्स में, सिंगर्स में और आपके प्रोफेशन के लोगों में कॉमन होता है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं और ख़ास तौर पे शहद का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। ठंडा या गर्म पानी या नॉर्मल? नीम गर्म पानी, शहद में कावे का इस्तेमाल, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये ऐसा है क्योंकि ये इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं को ये अक्सर मसला पेश आता है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक साउंड बॉक्स होता है जिसमें 2 रॉड्स होते हैं, वापस में मिलते हैं तो इंसान बोलता है। आम लोगों में इनका इस्तेमाल कम होता है, मगर सिंगर में, स्पीकर्स में और आप लोगों के प्रोफेशन में इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है, क्योंकि आपने बोलना ज़्यादा है और एक खास मखसूस टोन में बोलना है, तो उसकी वजह से इन रॉड्स में सूजन आती है। अच्छा, पोलन एलर्जी इस्लामाबाद का फिनोमेना, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन नाक को और नाक के जरिए जो बहुत से जर्म्स जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, उनके तदारुक के लिए क्या मास्क या कोई एक ऐसी रूटीन हम कर सकते हैं जो वैसे भी हम अपनी ऐसी एलर्जी से महफूज रखने के लिए करें? जी बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल अच्छा है, खास तौर पे एलर्जी के मौसम में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई के मौसम में ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप मास्क का इस्तेमाल करें ताकि पोलन्स का आपके साथ इंट्रैक्शन कम हो। एक बात हमेशा याद रखें कि बड़े फूलों के पोलन्स भारी होते हैं, वो कभी भी नहीं आते। उमूमन छोटे फूलों के पोलन्स वजन में हल्के होते हैं, हवा में सर्कुलेट करते हैं, वो ज़्यादा इंसान के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मुँह हाथ जब धोते हैं तो हमेशा थोड़ा सा पानी नाक के अंदर भी डालें, जिस तरह वुज़ू करते हैं, मसा किया जाता है, उससे नाक की सफाई हो जाती है। इसी तरह जब आप दफ्तर के पूरे दिन से काम करके घर में वापस आते हैं तो घर के कपड़े चेंज तब्दील करें, मुँह हाथ धोएं, नाक के अंदर पानी डालें, हल्का सा बॉडी वॉश कर लें, ताकि पूरे जिस्म का जो गर्द गुबार है और जो एलर्जीज़ हैं वो आपके जिस्म से दूर हो जाए। डॉक्टर जवाद, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत अहम गुफ्तगू हुई, यकीनन हमारे नाज़रीन भी इससे फैसले आप हुए होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।